विद्यार्थियों, आप सभी को आज की क्लास में स्वागत है। और जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं जोहार, इसलिए आप सभी को जोहार। विद्यार्थियों, आज की क्लास में मुख्य रूप से हम लोग आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1857 के विद्रोह। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में कौन कौन से पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए। और प्रिय साथियों, यदि निरांबर पीताम्बर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं जानकारी के लिए आज से, तो फिर और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो विद्यार्थियों, 1857 के विद्रोह को हम लोगों को देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो एक स्टेप पीछे जा करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और उस पॉइंट को समझना इसलिए है कि हम लोग भारत के जब आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेजों ने 350 सालों तक भारत में राज किया। तो कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि ब्रिटिश ने 350 सालों तक राज किया। अब एक कदम पीछे जा करके इतिहास को अगर देख लेंगे तो इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वास्तव में अंग्रेज 350 सालों तक राज किया या ब्रिटिश किया, या क्या है इसके पीछे इतिहास, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एक शब्द जिसको अंग्रेज कहते हैं। देखिए, अंग्रेज कहेंगे ना तो आपको सब स्पष्ट क्लियर समझ में आएगा कि अंग्रेज और ब्रिटिश ब्रिटिश और एक और शब्द लेते हैं जिसको कहते हैं यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ये तीनों पॉइंट्स को हम लोगों को यहाँ समझ लेना है। 1857 के विद्रोह की जो घटना है उसके बारे में, उसका इतिहास को जानने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंग्रेज शब्द है, जैसा मिलता है कि अंग्रेज ने भारत में 350 सालों तक शासन किया, मतलब कि 1600 से लेकर के 1947-46 ईस्वी तक। तो इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि अंग्रेज से तात्पर्य होता है इंग्लैंड से, इंग्रेज से तात्पर्य होता है इंग्लैंड से, यानी कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक क्षेत्र है और वहाँ की जो संस्कृति है, शासन है, व्यवस्था है, धर्म है, भाषा है, वहाँ की चीजें जो है ना, उससे तात्पर्य है यहाँ की अंग्रेज से। मतलब कि अंग्रेज बोले तो फिर सीधा सीधा इंग्लैंड की चीजें, इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड की सत्ता, इंग्लैंड की संस्कृति, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो है यहाँ पे अलग अलग 3 राष्ट्रों से मिल करके बना हुआ है। 3 राष्ट्र कौन कौन? तो इसमें ब्रिटिश में पहला शामिल होता है इंग्लैंड ना, इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड की इतिहास क्या रहा है थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1066 ईस्वी में नॉर्मन समुदाय द्वारा एक संघर्ष यहाँ पे होता है इस भूमि पे, जिसके बाद इंग्लैंड स्थापित होता है। कौन? नॉर्मन समुदाय। और ये युद्ध कब होता है? 1066 ईस्वी में। तो इंग्लैंड अस्तित्व में आया है। अब इंग्लैंड के जो महारानी थी उस वक्त, चूंकि वहां पे राजशाही व्यवस्था चलता था, तो महारानी थी जिसका नाम था एन, याद रखिएगा, एन नाम की महारानी वहां पे शासन कर रही थी, शासिका थी। ठीक है, और वो अपने कूटनीति के तहत एक, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ वेल्स जो बगल में आप मैप्स में आप अगर देखेंगे तो वेल्स नाम करके राज्य, राज्य का तात्पर्य यहाँ पे है कि उस समय कंट्री और देश नहीं कहते थे बल्कि राज्य कहा जाता था, इस लिहाज से कि यहाँ सभी जगह राजशाही चलता था। ठीक है, तो वेल्स जो है, अगर हम संबोधन आज के परिप्रेक्ष्य में करें देश, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए इसको कि देश है। और इसको 1282 ईस्वी में एन जो महारानी है उसको विलय कर लेती है, किसमें? इंग्लैंड में। और इसके साथ ही एक और जिसको स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड कहते हैं, और स्कॉटलैंड का भी विलय हो जाता है 1707 ईस्वी में। और इस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों का जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, और यहाँ की चीजें हैं, शासन व्यवस्था है, इन तीनों को मिला करके इसका नाम दिया जाता है ब्रिटिश, यानी कि इसको ग्रेट ब्रिटेन, क्या नाम दिया जाता है? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन नाम दिया जाता है। और ग्रेट ब्रिटेन को ही ब्रिटिश बोलते हैं। और देख लिया ना कि वेल्स का इंग्लैंड में कब विलय हुआ? 1282 ईस्वी में। स्कॉटलैंड का विलय कब हुआ? तो 1707 ईस्वी में। और एक कदम और हम आगे बढ़ेंगे तो एक चीज पता चलेगा
कि एक जिसको उत्तरी उत्तरी आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड को जो है 1801 ईस्वी में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, विलय कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इन चारों को मिला दिया जाता है और ये चारों को मिलाने के बाद एक नाम और दिया जाता है जिसको यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। हालांकि देखिए ये 1801 ईस्वी में ही विलय कर लिया गया था, लेकिन जो यूके नाम दिया गया, यूके स्थापित किया गया, वो 1922 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो अब तक आप इस बात को समझने में सक्षम हो गए होंगे कि अंग्रेज एक अलग चीज है जिसका संबंध केवल इंग्लैंड से है, जबकि ब्रिटिश का संबंध इंग्लैंड से भी है, वेल्स से भी है और स्कॉटलैंड से भी है। तब हम आगे के पॉइंट्स को जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि अंग्रेज ने भारत की भूमि पर कितना सालों तक शासन किया और ब्रिटिश जो है भारत की भूमि पर कितने सालों तक शासन किया। ये आपको आगे की जो घटना है 1857 के विद्रोह की, उसके बारे में जानेंगे तो समझ में क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा है। और मैंने जैसे बार बार क्लास में बोला करता हूँ कि जब भी क्लास आप कर रहे हो तो कॉपी कलम साथ में रखें, खोल करके रखें, और जहाँ पे लगे कि परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके लिखते जाएं तो बेहतर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 1857 के विद्रोह की ओर। 1857 के विद्रोह जो है प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में विस्तार पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उपयोगी होंगे और इस घटना को भी समझ पाएंगे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह जो रहा था ना, भारतीय इतिहास में यानी कि भारत के आधुनिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रहा था। चूंकि महत्वपूर्ण घटना विद्यार्थियों इसलिए भी रहा था ना कि 1857 का विद्रोह जो है एकमात्र संगठित विद्रोह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाओं के बीच लड़ा गया था, के विरुद्ध लड़ा गया था 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने से पहले यानी कि 1857 के विद्रोह को समझने से पहले जो अंग्रेज भारत आए थे उस पॉइंट्स को भी थोड़ा सा पीछे जा करके समझ ले, एकदम थोड़ा सा पीछे, तो अच्छा रहेगा। आप सभी ने इतिहास में कहीं न कहीं देखा होगा कि अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में भारत में आया था। उसका पदार्पण कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। तो चलिए, हो सकता है कि अंग्रेज आया, हो सकता है कि वहां पे चूंकि उस वक्त की जो महारानी है उन्होंने नजर गड़ाया होगा भारत की भूमि पर शासन करने के लिए, ऐसा हो सकता है। तो फिर उन्होंने यानी कि अंग्रेज ने आया तो इसके बाद एक तिथि है जिसको कहते हैं 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ये तिथि महत्वपूर्ण है। ये तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है विद्यार्थियों कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही यानी कि जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश में आप कौन कौन कहेंगे, तीनों शामिल हो जाते हैं। इंग्लैंड शामिल हो जाता है, वेल्स शामिल हो जाता है और स्कॉटलैंड शामिल हो जाता है। ये तीनों के संयुक्त रूप से एक व्यापारिक स्टॉक कंपनी की स्थापना की गई जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि भारत में व्यापार करे। व्यापार के विचार से, व्यापार की नीति से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। लेकिन आगे चल करके कुछ और जानने के लिए मिलता है, चूंकि उन्होंने देखा मौका भारत में शासन करने का, तो मौका का चौका लगा ही दिया, छक्का लगा ही दिया और शासन करने लगा। तो उस सब पॉइंट्स को भी हम लोग विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि इससे पहले यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से पहले ही यहाँ पे पुर्तगाली जो थे, जो पुर्तगाल आया था पहली बार, आपको पता होगा कि वास्को डी गामा ना 17 जुलाई 1498 ईस्वी में
केरल के कालीकट में अपना नाव लगाया था और यहाँ पे घुमा टहला तो पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर है। और सबसे बड़े पहले उन्होंने यहाँ से क्या ले गया था, मसाला ले गया था, गोल मिर्च ले गया था, और उसको ये लालच लग गया कि वहाँ भारत की भूमि पर जाकर के और वहाँ से व्यापार करेंगे, मसाले लाएंगे। तो कई बार आया गया गया, क्योंकि इसके पीछे रीजन था कि जब यहाँ आया था तो उसको जो खर्चे हुए थे पूरे नाव से यहाँ सफर करने में, उसके खर्चे के अलावा बहुत सारे मुनाफा हो गए थे यहाँ से गोल मिर्च ले जा करके अपने यूरोपीय देश में शेयर करने में, बेचने में, ठीक है। तो यहाँ पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी जो है पहले से ही व्यापार अपना कर रहे थे भारत की धरती पर। तब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई व्यापार करने के लिहाज से, तो उसे फिर आगे चल करके बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी जो थे उन लोग को भी तो भाई दिक्कत होगा ना, क्योंकि वो अपना मार्केट फैला रखे हैं भारत की भूमि पर। तो ये भी उसका मकसद सेम है, तो कम्पिटिटिव तो होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, तो वर्तमान में इंग्लैंड की जो महारानी थी ना, इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया से उन्होंने बकायदा एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट जो था मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की धरती पर एकाधिकार व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त हो चुका था। यानी कि जो मोनोपोली उसको मिला था, ये मिला था कि भारत की धरती पर सिर्फ और सिर्फ बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। तो इसके हिसाब से उसको जब अधिकार हुआ तो फिर जो पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी थे उन लोगों को बाहर जाना पड़ा, लेकिन ऐसे थोड़ी जाने वाले थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उनके साथ संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद उन लोग बुढ़िया बिस्तारा यहाँ से तो बांध लिए, बट आप ईस्ट इंडिया कंपनी को अब लगने लगा, यानी कि ब्रिटिश को लगने लगा कि यहाँ पे व्यापार को अच्छी तरह से, अब समझ सकते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उन्होंने स्थापना किया और व्यापार करना प्रारंभ किया। तो आगे चल करके एक इतिहास में युद्ध मिलता है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के जो बीच हुआ था युद्ध, जिसको कहते हैं, जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में ना, जिसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लासी का युद्ध कहा जाता है। चूंकि प्लासी का युद्ध इसलिए भी हो गया था कि इसके जो ब्रिटिश के जो शासन व्यवस्था था इस तरह था कि वो चाहता था कि हम स्वतंत्र रूप से यहाँ व्यापार करें, लेकिन भाई जो स्थानीय रियासत थे, शासक थे, जो राजा थे, उन लोगों को तो भाई अगर अधिकार सोचने समझने और डिसीजन लेने पर भी अगर बाध्य कर दिया जाए कि आपको डिसीजन लेना नहीं है, हम सब कुछ अपना विस्तार कर लेंगे व्यापार का, तो फिर ये भी उचित नहीं था। यानी कि बहुत सारे अधिकार जो है इसके तहत छीन लिया जाता है व्यापारिक दृष्टिकोण से उसे डिसीजन लेने का, यानी कि रियासत के जो राजा होते हैं उन लोगों का। तो उस वक्त बंगाल में नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बीच जो एक ब्रिटिश सैनिकों के बीच संघर्ष होती है, युद्ध होती है 1757 ईस्वी में। आगे चलकर एक युद्ध मिलतेगा 1764 ईस्वी में, इसमें जिसको बक्सर बक्सर का युद्ध कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट्स आपको बताना चाहेंगे कि अगर पहली झड़प यानी कि पहली लड़ाई प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश के सैनिकों के साथ 1757 ईस्वी में, तो एक युद्ध जो लास्ट युद्ध हुआ था वो हुआ था 1857 ईस्वी में, जिसके बारे में हम लोगों को आज विस्तार पूर्वक देखना है, ठीक है। आज की क्लास में सब 1857 यानी कि 1757 में पहले युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच, और इसके बाद आखिरी हुआ तो 1857 के बीच। यानी कि इस दरमियान कह सकते हैं कि जो शासन रहा भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश का शासन रहा, जिसमें आपको इंग्लैंड इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड के संयुक्त रूप से शासन जो चल रहा था ब्रिटिश का, उसका रहा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं 1857 की जो घटना है, उसके जो कारण है, उसके जो केंद्र है युद्ध का, और उसके जो परिणाम है, उस सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह को देखिए विद्यार्थियों। 1857 के विद्रोह को हम लोग 3 स्टेप में समझेंगे। 3 स्टेप में समझने के बाद क्लियर कॉन्सेप्ट आपको निकल के आ जाएगा कि क्या कारण रहे थे, क्या क्या और कुछ हुआ था, और इसका परिणाम जो है भारत के लिए कितना सकारात्मक रहा या कितना नकारात्मक रहा, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कारण को जानेंगे। तो ये जो 1857 के विद्रोह के कारण जो था पहला, वो राजनीतिक कारण माना जाता है। राजनीतिक कारण माना जाता है। अच्छा, राजनीतिक कारण में क्या था भाई?
तो राजनीतिक कारण में अब तक व्यापार के साथ साथ जो है ना, ब्रिटिश को ये लगने लगा कि हमें केवल व्यापार ही नहीं बल्कि यहाँ अवसर है और हमें अपना साम्राज्य भी स्थापित करना चाहिए। इसलिए वो विस्तारवादी विचारधारा के बन गया, मतलब कि अपना शासन व्यवस्था भी विस्तार करने के लिए सोचने लगा क्या किया उन्होंने, विस्तार किया। ठीक है, विस्तार करते हुए उन्होंने क्या किया कि कई रियासत के राजाओं को राज से मतलब कि शासन से उसको हटा दिया गया। ठीक है, और जब हटा दिया गया तो सोच सकते हैं कि वहाँ का जो रियासत के राजा थे वो कितना दुखित होंगे। उसके साथ साथ तो कई लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि उस रियासत के राजा के यहाँ काम करने वाले सैनिक थे और भी बहुत सारे मंत्री लोग थे, वो सब का जो क्या कहा जाए, जीविका जो है उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो वैसे लोग तो भाई कहीं ना कहीं ब्रिटिश के विरोध ही खड़े होंगे ना। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण जो बना था वो बना था कि 1840 ईस्वी के दशक में लॉर्ड जो है, लॉर्ड डलहौजी डलहौजी जो है, उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1840 ईस्वी में। तो उन्होंने एक पॉलिसी स्थापित किया, भारत में लागू किया, वो था व्यप व्यापकत का सिद्धांत। व्यापकत का सिद्धांत में जो आप देख पाएंगे इसको, हालांकि व्यापकत का सिद्धांत को इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ठीक है, और इसे भारतीय लोगों ने इस सिद्धांत को हड़प नीति कहा है, क्योंकि अंग्रेजों को हड़प नीति भी मतलब हड़प नीति से बहुत सारे रियासत को उन्होंने हड़पा था। ठीक है, और हड़प नीति के तहत जो है आपको सतारा का, नागपुर का, झांसी का, जैतूनपुर का, संबलपुर का, उदयपुर का, और इसके साथ साथ जो अवध है जिसकी राजधानी लखनऊ थी, उसको भी डलहौजी ने हड़प लिया था। ये सबको देखिए हड़प करके और वहाँ के राजाओं को एकदम बिल्कुल नकार दिया, हटा दिया। ठीक है, अपने कब्जे में वहाँ अपना अधिकार स्थापित, अपना शासन स्थापित कर लिया। तो ये सब भी कारण बने थे ना, बाकी लोग तो ब्रिटिश के विरोध ही खड़े होंगे ना। तो ये कारण थे आपको। अच्छा, यहाँ समझ लीजिए कि जो व्यापकत सिद्धांत जो था, जिसे 1840 के आखिरी दशक में लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में लागू किया था, उसमें क्या था? तो उस सिद्धांत के तहत यहाँ के राजाओं को ये कहा गया कि अगर रियासत के वैसे राजा जो अपने सत्ता को त्याग देते हैं, त्यागने का कारण हो सकता है कि युद्ध में हार गए, या फिर मृत्यु हो जाती है राजा की, या फिर कोई संतान नहीं है, तो वैसे कंडीशन में उस राज्य का शासन व्यवस्था जो है ना, पूरा के पूरा ब्रिटिश के शासन व्यवस्था के कब्जे में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि दत्तक पुत्र यानी कि किसी बच्चे को गोद ले करके भी उस राज्य का शासन जो है, उस रियासत का शासन नहीं दे सकते हैं इसके तहत, इस सिद्धांत के तहत। जैसे इसको आपको, इसका प्रभाव जो है सबसे पहले आपको झांसी की जो महारानी थी लक्ष्मीबाई, वहां देखने को मिलता है। झांसी में क्या हुआ था कि झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हुई। एक वो उनका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक पुत्र की मृत्यु होने के शोक में लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां देखिए बिल्कुल अब वहां न तो संतान बचा और न ही राजा बचा। तो ऐसे कंडीशन में फिर इस नियम के तहत स्वाभाविक था कि इस झांसी के जो सत्ता है वो ब्रिटिश के हाथों में चला जाना चाहिए। लेकिन जब इस बात को वहां पे संदेश भेजा गया कि भाई अब लक्ष्मी रानी को कहा गया, लक्ष्मीबाई को, कि भाई अब तो ये शासन जो है आपको छोड़ना होगा, इस गद्दी को छोड़ना होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई, सोच सकते हैं उस समय रानी लक्ष्मीबाई की जो उम्र थी मात्र 22 साल की थी, जो उन्होंने सोचिए अब 10 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या सीख लिया। नाना के यहाँ पता है ना कि उन्होंने घुड़सवारी करना, भाला चलाना, बरासा चलाना और ये जो तलवार चलाना, ये सब सारे कुछ में पारंगत हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि मेरे जीते जी जो है ना, झांसी पर आंख नहीं दिखा सकता, और यही हुआ वास्तव में, इतिहास तो यही बताता है कि यही हुआ। तो इस तरह वहाँ जो है एक गोद लिया गया, जिसको दामोदर राव नाम दिया गया, उस बच्चा को गोद लिया गया। लेकिन उसे भी जो है ना, मतलब कि अंग्रेज स्वीकार नहीं किया उसके क्या बोलते हैं, विरासत के रूप में, या फिर विरासत नहीं बल्कि उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव को भी स्वीकार, जो दत्तक पुत्र थे रानी लक्ष्मीबाई का, उसको स्वीकार नहीं किया।
दूसरा कारण रहा था सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक कारण ना, धार्मिक कारण रहा। तो विद्यार्थियों, सामाजिक और धार्मिक कारण यहाँ पे इसलिए जोड़ दिया जाता है कि जैसे आज जो है भारतीय संस्कृति में जो परिधान है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि अधिकतर परिधान कौन सा फॉलो किया जा रहा है, तो पश्चिमी देशों का परिधान जो है फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। वैसे ही उस वक्त भी हुआ था जब पश्चिमी देशों का परिधान यहाँ पे लागू किया जा रहा था, यूज किया जा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ की सामाजिक जो संरचना थी ना, वो बिल्कुल लगने लगा कि सामाजिक संरचना बिगड़ रही है। इस चलते बहुत सारे एक बड़े समुदाय का मानना था कि कहीं न कहीं यहाँ की जो संस्कृति है कपड़ों को लेकर के, वो बदतर होते जा रहे हैं, असभ्य होते जा रहे हैं। और धार्मिक को लेकर के एक कारण बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यानी कि ब्रिटिश जब शासन कर रही थी, तो उन्होंने लोगों को, भारतीय लोगों को ये प्रलोभन देने लगा कि यदि जो ईसाई धर्म को अपना लेगा ना, तो उसे अच्छे से पद और अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलेगी। इसीलिए यहाँ के लोगों को ये लगने लगा कि इस सभी लालच के चलते लगता है कि ब्रिटिश का जो मानसिकता है वो भारतीय जो हिंदू धर्म है उसको चेंज करके और ईसाई करवाना चाहता है, ईसाई बनवाना चाहता है। इसलिए यहाँ पे धार्मिक जो कारण है ये भी बनता है। अगला जो कारण बनता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आर्थिक कारण के अंतर्गत विद्यार्थियों, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पहले आपने कभी इतिहास में देखा होगा कि यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो खासकर भूमि को लेकर के जो नीति उन्होंने रखा था ना, बहुत ही खतरनाक रहा था। मतलब कि यहाँ के जो किसान थे भारतीय, उन लोगों को शोषण करने योग्य जो नीति तैयार किया था, खासकर जमीनी जो कर था, लगान था वो। और साथ में उस वक्त का समस्या ये था कि महाजनी और साहूकारों से यहाँ के जो भारतीय किसान थे वो जूझ रहे थे। अब बड़ी बड़ी रकम कर्ज में ले लिए हैं, और दूसरा कि अब खेती हो चाहे नहीं हो, लगान भरना है, मालगुजारी भरना है, टैक्स भरना है, और साथ साथ उधर बोझ जो है महाजनियों को भी है। तो वैसे में होते क्या जा रहा था कि वो जमीन जो है ना, मतलब पुश्तैनी जमीन कई पीढ़ी से चले आ रहे दादा परदादा की जमीन जो है वो धीरे धीरे करके महाजन के हाथों में, ब्रिटिश के हाथों में चलता जा रहा था। और दूसरा पॉइंट से ये भी है आर्थिक में विद्यार्थियों, कि उस वक्त जब, चूंकि आप लोगों को पता है इतिहास में कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड से बने हुए चीजों जो है ना, चीजों का यहाँ पे आना, यानी कि भारत की बाजारों में सेल होना चालू हो गया था। तो चूंकि यहाँ से कच्चा माल, कपास वगैरह, गन्ना वगैरह, ये सब जाता था, और भी चीजें जो जाता था ना, वहां से बन करके प्रोडक्ट तैयार होकर के यहाँ के मार्केट में आता था। तो ऐसे कंडीशन में खासकर अगर कपड़ा उद्योग की बात करें, तो यहाँ घर घर में कपड़ा बनाने वाले जो लोग थे, कुटीर उद्योग, वो सब बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। तो उन लोगों का जीवन भी चलाने के लिए मजबूर। तो वैसे लोग भी जो है ना, इस 1857 के विद्रोह के साथ पूरी तरह से समर्थन। अब देखिए यहाँ पे कई लोगों का इस विद्रोह में समर्थन मिला। जैसे रियासत के राजा लोग थे, उन लोगों को राजपाट लुटाने के कारण उन लोग विद्रोह के समर्थन में उतरे। सामाजिक और धार्मिक से जो लोग चिंतित थे, वे लोग भी इस विद्रोह के साथ समर्थन किए। और आर्थिक रूप से किसान लोग जो परेशान थे, उन लोग भी इस विद्रोह का समर्थन किए। क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश के सैनिक में सिपाही जो बन रहे थे भारतीय, वो लोग कौन थे? भारतीय किसान के बेटे थे, जो अपने परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए ब्रिटिश के सैनिक में नौकरी ले रहे थे। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश के सैनिक में आज से के गरीब जो किसान के बेटे जब नौकरी लेते थे, उनको एकदम दोयम दर्जे को समझा जाता था। यानी कि एकदम क्या कहा जाए, अगर सोच लो कि एक ब्रिटिश सैनिक में सिपाही भारत का व्यक्ति हो, और उसी रैंक में अगर इंग्लैंड का व्यक्ति हो, तो दोनों में बहुत बड़ा आसमान जमीन का समान वेतन, और ये जो वेतन जो है ना, और मान सम्मान बहुत अंतर था। उन लोगों को वेतन अच्छा हुआ करता था, और मान सम्मान भी अच्छा हुआ था, जबकि यहाँ पे थर्ड ग्रेड वाले जैसा समझा जाता था। अगला पॉइंट एक जो आपको समझने के लिए मिलेगा, कि सैन्य कारण भी बना था। सैन्य कारण, जिसमें मैंने अभी जिक्र किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के जो शासन व्यवस्था थी, उसमें जो सैनिक थे, उसमें 87% जो सैनिक सिपाही थे वो भारतीय थे मूल रूप से। यानी कि 13% जो है सिपाही जो थे वो इंग्लैंड का थे, ठीक है। और औने पौने सैलरी पर इन लोगों को रख दिया जाता था। और अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई मतलब खास रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जाता था। तो ये सैन्य कारण भी बनता है, चूंकि
एक 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में इस वक्त कौन था यहाँ का जनरल गवर्नर? तो लॉर्ड जो है ना, लॉर्ड जो है केनिंग, लॉर्ड केनिंग शासन कर रहा था। तो 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में कुछ सैन्य नियम संशोधन करते हुए एक अधिनियम पारित किया 1856 में कि अगर भारतीय लोग अगर ब्रिटिश के शासन में सैनिक बनते हैं, सिपाही बनते हैं, तो उन्हें अ, मतलब कि दूसरे देशों यानी कि समंदर पार दूसरे देशों में भी अगर आक्रमण करना हो तो फिर वहां पे भी भेजा जा सकता है। तो वैसे शर्त रख दिए थे 1856 ईस्वी में। जो बिल्कुल यहाँ के जो लोग थे, सैनिक में लोग थे, उन लोग भी इसके जो है ना 1857 के विद्रोह के समर्थन में आ गए। ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे तत्कालिक कारण बनता है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण ये बनता है विद्यार्थी। तो उस वक्त ब्रिटिश में जनरल गवर्नर जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी में एक सैन्य संशोधन करते हुए एक अधिनियम पारित किया, जिसमें उसने ये बताया कि अब ब्रिटिश सैनिकों को नए तरह के एक इनफील्ड राइफल लाया गया था, जो पहले की राइफल से कहीं ज्यादा आधुनिक था, उसको चलाने की इजाजत दी गई। ठीक है। और जब आदेश दिया कि अब सैनिकों को एनफील्ड राइफल को चलाना है, तो समस्या तो तब हो गई जब जब एक अफवाह फैल गई कि इसमें जो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर का चर्बी यूज किया गया है। तो भाई यहाँ के जो भारतीय सिपाही थे उन लोगों को दिक्कत होने लगा, क्योंकि यहाँ के भारतीय सिपाही हिंदू और मुस्लिम और दोनों को एक दूसरे से तो दिक्कत होगा ना, कि हिंदू को गाय की चर्बी से और मुसलमानों को सुअर की चर्बी से दिक्कत होगा, ये अफवाह फैल गई। ठीक है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बना था 1857 के विद्रोह का। ठीक है। तो फिर हालांकि इस पर लॉर्ड कैनिंग ने सुधार करने का प्रयास किया, बट अब तक तो इसके जो आग की ज्वाला जो है ना वो भारतीयों में भड़क चुकी थी, भारतीय सैनिकों में भड़क चुकी थी कि इस तरह हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं हमारे धर्म पर भी हस्तक्षेप किया जा रहा है और भ्रष्ट किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे एक नायक खड़ा होते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह का, मंगल पांडे। मंगल पांडे मंगल पांडे जो है ब्रिटिश सैनिक में 34वीं बटालियन जो 34वीं बटालियन बैरकपुर जो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है वहां पे स्थापित था। 34वीं बटालियन की छावनी, वहां पर एक पद स्थापित थे मंगल पांडे। और मंगल पांडे को ये बात जो है ना मतलब कि नहीं पचा, और इसके लिए प्रियदम विद्रोह के लिए तैयार हो गए। तो एक तिथि आप लोग याद रखेंगे, मंगल पांडे जो है ना के दिमाग में एकदम मतलब कि ज्वाला भटक रहा था प्रतिशोध की, कि जो गाय और सुअर के चर्बी वाली बात जो फैली थी कारतूस में, क्योंकि उसको कारतूस को क्या करना पड़ता था, इनफील्ड राइफल में लगाने से पहले उसको मुंह से नोचना पड़ता था। ऐसे कंडीशन में तो भाई बुरी स्थिति हो सकती है, खासकर वैसे लोगों के लिए जो धर्म को बड़ी ही मतलब दिल जान से मानते हैं। तो फिर 29 मार्च का दिन था, 29 मार्च 1857, चूंकि 29 मार्च 1857, चूंकि 1857 के जनवरी महीने में ही ये बात फैली थी कि इसमें गाय और चर्बी का मांस लगा हुआ होता है। तो फिर 29 मार्च 1857 जो आपको 34वीं बटालियन ना बैरकपुर मुर्शिदाबाद में पदस्थापित मंगल पांडे थे, उन्होंने प्रतिशोध करने के लिए एकदम ठान लिया तो ठान लिया। तो सुबह 29 मार्च को जब पीटी परेड चल रहा था सैनिकों की, तो उसी वक्त अपना पोशाक ग्रुप पहनते हैं और कंधे पर राइफल जो है एनफील्ड टांगते हैं और चल देते हैं फील्ड में, ग्राउंड में जहाँ पे पीटी परेड चल रहा होता है। तो फिर मंगल पांडे ने पूरे ग्राउंड को एक दो चक्कर ऐसी पागल एकदम क्या कहते कि उस तरह घुमा, और इसके बाद जो है ना मंगल पांडे एकदम फायरिंग करना चालू कर दिए। जो वरिष्ठ अधिकारी थे सैन्य में वहां पे ब्रिटिश का, उन्हीं पर गोलियां दागना चालू कर दिए मंगल पांडे, तड़ातड़ तड़ातड़। तो इसके बाद फिर अफवाह फैल गई, इसके बाद पकड़ो 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 पकड़ो, मंगल पांडे को उस तरफ पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद जो है 8 अप्रैल, याद रखिएगा 8 अप्रैल
1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है इसके बदले, ठीक है, फांसी मिलता है। लेकिन फांसी मिलने के बावजूद भी जो है ना, ये जो ज्वाला है कम नहीं हुई भारतीय सैनिकों में या भारतीय लोगों के दिलों में, ठीक है, और बढ़ती चली गई। और 9 मई, उसके एक महीना बाद, ठीक 9 मई 1857 ईस्वी को एक आपको मेरठ, मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है, वहां की छावनी में 85 जो भारतीय सिपाही थे ब्रिटिश सेना में, उन लोगों ने इस एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया, सख्त मना कर दिया कि नहीं चलाएंगे। तो उसके बदले उन लोगों को सजा ये अंग्रेज दिया कि 10-10 साल के लिए उन लोगों को जेल का कारावास सजा दे दिया। और दो विद्यार्थियों, यही नहीं रुकी है लड़ाई ना, लड़ाई और तेजी से जोर पकड़ती गई। और पकड़ते हुए फिर अगला जो डेट आप लोग याद रखेंगे कि 10 मई, उसके एक दिन बाद 10 मई को मेरठ से विद्रोहियों ने अपना कूच किया दिल्ली की ओर, दिल्ली को ओर मार्च किया। और दिल्ली में जा करके 11 मई को दिल्ली में 1857 को दिल्ली में गए। और वहां पे एक मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह जिसका नाम आपने कभी सुना होगा इतिहास में, कि बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय को से इन लोग विद्रोही जो है मिले और बोले कि यहाँ हम ब्रिटिश शासन को कुछ नहीं जानते हैं, बस आपको यहाँ की जो सत्ता है, भारत की शासन जो है वो संभालना है आपको। अब हमारे जो भारतीय का बादशाह जो है वो आप हैं। तो इस तरह वहां पे 11 मई 1857 को जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय है, उनको बादशाह बना दिया जाता है। और इस तरह बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। हालांकि 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की फिर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह वहां जब भड़की, तो फिर 1800 जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो 1858 आते आते तक, 1858, ये आपको 8 जुलाई 8 जुलाई 1858 आते आते तक पूरी तरह से लॉर्ड केनिंग जो था ना, उसके द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। और विद्रोह को दबाने के बाद, चूंकि 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड केनिंग जो है शांति की घोषणा करता है। जैसे अभी होता है ना, युद्ध में चल रहे युद्ध को, जैसे भारत पाकिस्तान से भी युद्ध चल रहा था, तो जिसको मैं बोलते हैं ना, ये मध्यस्थता करते हुए थी युद्ध विराम। तो उसी तरह यहाँ पे शांति की घोषणा करता है लॉर्ड केनिंग, और इस तरह युद्ध को दबा दिया जाता है। और दबाने के बाद फिर जो है कुछ संशोधन करता है, और संशोधन को हम अगले कड़ी जो इसका जो, अब हम लोग 1857 के विद्रोह के केंद्र को देखेंगे कि कहाँ कहाँ मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह छिड़े थे। ठीक है, तो पहला नाम आता है इसमें आपको लखनऊ का, लखनऊ, जैसे झांसी, ग्वालियर, बरेली, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस, इसके अलावा आपको बिहार और आज के वर्तमान झारखंड, झारखंड। तो विद्यार्थियों, ये निम्नलिखित केंद्र हैं जहां पे 1857 का विद्रोह जो है ना बृहद रूप से छिड़ा हुआ था, चला था, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें दक्षिण भारत के जो रियासत थे वो शामिल नहीं है, आपको पूर्वी भारत के रियासत से वो शामिल नहीं है, और कश्मीर के रियासत है वो शामिल नहीं है। तो इन जो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत और कश्मीर के रियासतों को शामिल न होना इस विद्रोह में, इस विद्रोह के असफलता का भी कारण माना जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोग जो थे ना, तो इस विद्रोह से बिल्कुल अलग रहे, ठीक है। तो लखनऊ में जो है, लखनऊ में रियासत के जो राजा थे, उनकी मृत्यु होने के बाद यहाँ पे जो एक रानी थी, जिसको बोलते हैं बेगम हजरत महल ना, बेगम हजरत महल, इन्होंने यहाँ के जो लखनऊ का जो विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था, बेगम हजरत महल ने। झांसी के लिए आप सभी जानते हैं कि झांसी में जो रानी थी लक्ष्मीबाई,
लक्ष्मी बाई, इन्होंने यहाँ झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। आप लोगों को पता होगा कि राजा की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना जो है राजपाट संभाल लिया था। और इसके बाद ग्वालियर का जो किला है उसको बचाने में दोनों, देखिए, रानी लक्ष्मीबाई और एक जो कानपुर के जो अ, ये आपको पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। तो नाना साहेब के जो सेनापति थे तात्या टोपू ना, तात्या टोपो, दोनों मिल करके और ग्वालियर के किला को बचाया था। ठीक है, ग्वालियर का किला को बचाया था। हालांकि आगे चल करके फिर 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया था, ग्वालियर के किले पर, झांसी के किले पर। क्योंकि लक्ष्मीबाई जो है ना, युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की थी। और बरेली में जो है आपको मौलवी मौलवी लियाकत अली जो है नेतृत्व किए थे आपको बरेली में इस युद्ध का। और कानपुर में जो है, कानपुर में जो अभी जस्ट बताया ना कि नाना साहब जो है ना, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे नाना नाना साहेब, उन्होंने नेतृत्व किया था, संभाला था कानपुर में। ठीक है, और दिल्ली में आपको बहादुर जफर शाह जफर जो है संभाला था। ठीक है, इलाहाबाद और जो बनारस में ना, इलाहाबाद और बनारस, यहाँ पे खान बादशाह खान, यानी कि खान बादशाह खान जो है यहाँ का नेतृत्व संभाला था। कहाँ का? इलाहाबाद और बनारस का। और बिहार में जो नेतृत्व संभाला था 1857 के विद्रोह का, वो संभाले थे बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह, जो बाबू कुंवर सिंह जो है ना, मूल रूप से बिहार के आरा जिले के एक जगदीशपुर रियासत था, वहां के राजघराने से थे बाबू कुंवर सिंह। इन्होंने बिहार में नेतृत्व संभाला। और झारखंड को हम यहाँ पे ले लिए, उस वक्त तो बिहारी था, लेकिन झारखंड के जो रांची में एक बड़का गांव के राजा थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, तो विश्वनाथ सहदेव ने यहाँ पे संभाला था। कौन? ठाकुर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। अच्छा, हालांकि हम लोग इसमें सेपरेट जो है ना, झारखंड से आपको झारखंड, ग्वालियर, झांसी और लखनऊ के जो विद्रोह हुए थे, उसके बारे में एक एक अलग अलग चैप्टर्स को हम लोग अलग अलग क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद चूंकि आप लोगों को बताते चले कि 1857 की इस क्लास के बाद फिर अगले क्लास हम लोग लेंगे झारखंड की धरती से, जहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने नेतृत्व किया था रांची में। ठीक है, वो बड़का गांव का राजा थे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं लास्ट स्टेप में। और लास्ट स्टेप में जानेंगे हम लोग विद्यार्थियों कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, परिणाम के बारे में जानेंगे। तो पहला परिणाम है एक कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना शासन शासन क्या हो चुका था? अंत हो चुका था। अंत हो चुका था ये आपको 1857 ईस्वी में। हालांकि इसको युद्ध के बाद तुरंत अंत नहीं हुआ था। इसको हम अगर कहें कि 8 जुलाई 1800, मतलब 8 जुलाई 1858 ईस्वी में इसका, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आरंभ हुआ था। याद रखिए, पहले बार ही मैंने बताया है कि अंग्रेज ब्रिटिश दोनों में अंतर था, और वो दोनों मिल करके ब्रिटिश जो है किसकी स्थापना किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, व्यापारिक कंपनी को, जो शासन करने लगा था। तो इसका जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से अंत हो जाता है भारत में शासन। और दूसरा जो है आपको इंग्लैंड की महारानी जो थी, उसका यहाँ पे विक्टोरिया का जो है ना प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित होता है इसके बाद। ठीक है, और विक्टोरिया का जब शासन स्थापित होता है तो उन्होंने कई चेंजेस करते हैं, यहाँ पे बदलाव करते हैं, संशोधन करते हैं, ताकि वो मतलब कि जो इंग्लैंड की महारानी है, जो इस बात को समझ पाती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी व्यापार करने के लिए, तो वहां जाकर के भारत की भूमि पर क्या करने लगा? शासन करने लगा। मतलब कि एक तरह से अत्याचार, शोषण करने लगा, शासन ही शोषण करने लगा। तो फिर उन्होंने फिर बहुत सारे बदलाव भी किए। सबसे पहला तो बदलाव यहाँ पे हुआ था, वो प्रशासनिक बदलाव हुआ था। प्रशासनिक
बदलाव। प्रशासनिक बदलाव में क्या हुआ था कि जो पहले मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के समय में जो सबसे उच्च सर्वश्रेष्ठ जो पद हुआ करता था यहाँ के शासन को संभालने के लिए, वो था लॉर्ड लगाया हुआ था, जनरल, लॉर्ड जनरल, जैसे लॉर्ड डलहौजी, जनरल लॉर्ड कैनिंग, ये सब। तो फिर उस पद को बदल करके और वायसराय कहा जाने लगा, जिसमें आपको याद रखना जरूरी है कि लॉर्ड केनिंग जो है ना, वो भारत के पहला वायसराय बना था जब इसमें संशोधन किया जाने लगा। तो दूसरी बात ये भी यहाँ देखने के लिए मिला कि इसके बाद इन लोगों ने साफ साफ, यानी कि ब्रिटिश ने साफ साफ बोल दिया कि भाई आपके धर्म पर हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, आपको जो धर्म जैसे संस्कृति मानना है आप लोग मानिए, ठीक है, उसका सम्मान हम करेंगे। इसको कहेंगे धार्मिक धार्मिक सहिष्णुता। तो धार्मिक सहिष्णुता उन्होंने दिखाया। अगला पॉइंट में सैन्य संशोधन किया। सैन्य सैन्य संशोधन सैन्य संशोधन में क्या किया कि अब ये हुआ कि जो पहले क्या है, 87% जो है भारतीय लोग होते थे ब्रिटिश के सेना में, लेकिन अब संशोधन के तहत क्या कह दिया गया कि नहीं, अधिकतर जो सैनिक होंगे यहाँ पे ब्रिटिश सेना में वो होंगे इंग्लैंड से, ना इंग्लैंड से होंगे, और भारतीय लोग जो है कम होंगे, ठीक है। तो ये संशोधन किया। आगे संशोधन में एक और बात जो आपको मैंने शायद आगे जिक्र किया है कि इस वक्त संशोधन करने के बाद फिर जो भारतीय रियासत जो थे ना, उन लोगों को ये कह दिया गया कि आप अपने अपने रियासत को संभालिए, अपने अपने तरीके से अपने अपने रियासत के शासन को चलाइए। तो इस तरह जो रियासत है उनको उनके हाथों सौंप दिया गया, ठीक है। और इसके बाद शासन सौंपने के बाद फिर ये भी आपको कह दिया गया कि जो पहले लॉर्ड डलहौजी ने जो चलाया था 1840 के दशक में, कौन सा व्यपगद का सिद्धांत ना, यानी कि हड़प नीति जो चलाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सिद्धांत चलाया था, उसको पूरी तरह से वापस ले लिया गया कि अब से ये लागू नहीं होगा। और लास्ट में जो एक कह दिया गया कि आप जो है ना अपने अ, उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में आप दत्तक पुत्र, यानी कि दत्तक पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं। दत्तक पुत्र मतलब कि गोद लेकर के आप उसको अपने रियासत का, अपने राज्य का उत्तराधिकारी राजा बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो इस तरह विद्यार्थियों आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मतलब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से पहले इंग्लैंड की महारानी के हाथों भारत का शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन चला गया। फिर 8 जुलाई 1858 के बाद जो है शासन फिर से इंग्लैंड की महारानी के हाथों चला जाता है, जो यहाँ पे पूर्ण मतलब कि यहाँ के रियासत हो, यहाँ के लोगों को शासन दे दिया जाता है, पूरी तरह से छूट दे दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ की आखिर इसका निष्कर्ष क्या हुआ। तो इसका फायदा जबरदस्त ये हुआ कि इस युद्ध के बाद भारतीय लोगों में एक चेतना जगी, और वो चेतना जगी राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद यानी कि समझने लगे कि हमको अपने राष्ट्र के प्रति जो है ना संघर्ष करना चाहिए, हमें संगठित रहना चाहिए। और इस तरह जा करके आगे की लंबी कहानी है। फिर आप समझ ही सकते हैं कि 1947 ईस्वी में आजाद हुआ, तो इसका कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के अंदर जो चेतना जगी थी राष्ट्रवाद की भावना, वो आगे चल करके एक स्वतंत्र राष्ट्र हम लोगों के हाथों में मिलता है, भारत माता।